नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम आज से जनरल मैथमेटिक्स यानी सामान्य गणित शुरू कर रहे हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यानी ग्रुप डी से लेके यूपीएससी की एग्ज़ाम्स होती हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें हम थ्योरी पार्ट देखेंगे और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए विभिन्न प्रकार की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक है दशमलव संख्या पत्ती। ओके, तो दशमलव संख्या पत्ती में क्या होता है, किसी भी हम संख्या को लिखते हैं तो उसके लिए 0 से लेके 9 अंक यानी कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे को लिखना है 4536, तो 4536 के लिए मैंने 4, 5, 3 और 6 इन 4 अंकों का प्रयोग किया है। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को लिखेंगे तो 0 से लेके 9 तक के 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अंक प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए आधार क्या हो गया, 10 हो गया। ओके, इसी प्रकार एक संख्या पत्ती होती है द्वि आधारी संख्या पत्ती, जिसमें क्या होता है, द्वि का मतलब होता है दो, यानी 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो 2 अंक कौन कौन से हैं, 0 और 1, यानी द्वि आधारी संख्या पत्ती में सिर्फ 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए। ठीक है, और वो अंक क्या होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे आधार क्या हो गया, 2। ठीक है, लेकिन हम जो अपने सिलेबस में है उसमें सिर्फ दशमलव संख्या पत्ती का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दशमलव संख्या पत्ती में किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 से लेके 9 तक के 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इस संख्या पत्ती में सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय मान कैसे ज्ञात करें। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो इस संख्या पत्ती में इकाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इकाई का जो अंक है उसको 10 की पावर 0 से, ये 10 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा 1 होता है। जैसे अगर मैं x लूँ, x की पावर 0 करता हूँ तो वो 1 होता है। ठीक है, तो इकाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को 10 की पावर 0 से गुणा करते हैं। ओके, इसी प्रकार दाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को 10 की पावर 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सैकड़ा के लिए 10 की पावर 2 से गुणा, 1000 के लिए 10 की पावर 3 से। तो ये क्रमानुगत ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जैसे 4532 है, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 2 कहाँ पे है, इकाई के अंक पे। तो इकाई के अंक के लिए 2 को 10 की पावर 0 से गुणा कर देंगे, तो 2 ये स्थानीय मान आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे अगर मैं 5 का मान ज्ञात करूं तो 5 गुणा ये इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे कोई अगर अंक है उसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को हम 10 की पावर 2 से गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, तो ये अपन ने इन चारों अंकों का स्थानीय मान ज्ञात किया है। ओके, अगला है अंक का शुद्ध मान या जातीय मान। तो किसी भी अंक का दशमलव संख्या पत्ती में किसी भी अंक का स्थानीय मान जातीय मान या शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को हम हमेशा 1 से गुणा करते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, चाहे इकाई के स्थान पे हो, चाहे दाई के स्थान पे हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पे हो, चाहे 1000 के या 10,000 के, किसी भी स्थान पे हो, हम उस अंक को हमेशा 1 से गुणा करते हैं। किसमें, जातीय मान ज्ञात करने के लिए या फिर शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए। और स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उसके हमेशा पोजीशन देखी जाती है कि वो कौन से स्थान पे है। जैसे 1000 के स्थान पे है तो 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे उस अंक को, लेकिन शुद्ध मान में हमेशा हम 1 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे 4532 है, इसमें 3 का जातीय मान क्या, जातीय मान या शुद्ध मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 यानी 3। इसी प्रकार 5 का अगर जातीय मान निकालें तो 5 गुणा 1 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या पत्ती में विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं।
सबसे पहले है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? अगर कहीं कैपिटल एन लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि वो प्राकृत संख्या है। ओके, अब प्राकृत संख्या क्या होता है? जैसे हम गिनती स्टार्ट करते हैं, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। तो प्राकृत संख्या भी एक से स्टार्ट होती है। ओके, एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। ओके, तो प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसमें जीरो नहीं आता है, ध्यान रखना। जीरो और ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है, यानी इसमें जो संख्याएं होती है वो सारी सारी धनात्मक होती है। ठीक है, अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर से, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसको W, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 से लेके अनंत तक जाती है। यानी जीरो प्लस प्राकृत संख्याएं मिलके पूर्ण संख्याएं बनाती है। ठीक है, तो जब भी हमें कैपिटल W लिख दे तो इसका मतलब हो गया कि वो पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याओं का हमें ध्यान में रखना है कि वो जीरो से शुरू होती है। ओके, अगला है पूर्णांक संख्याएं। इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल Z से। अब ये संख्याएं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। और इसमें जो सारे अंक होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके वापस प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये होती है पूर्णांक संख्याएं। ओके, अगला पॉइंट है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 1 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। 1 और 6 को छोड़ के और किस किस से विभाजित है? 2 और 3 से। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संख्या हुई? भाज्य संख्या हुई। लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो 5 किससे विभाजित है? खाली 1 से और 5 से। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं में अपने को याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो सके, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती है जो केवल और केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित हो सके। जैसे 5, 5 क्या है? 1 और 5 से ही विभाजित है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 2 की, तो 2 1 और 2 से ही विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहां अपने को एक चीज याद रखनी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ओके, कोई पूछ ले कि अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है, तो 2 से। एक नए तो भाज्य संख्या है, नए अभाज्य संख्या की गिनती में ले सकते हैं इसको। ठीक है, अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। तो जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 1 हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी अगर हम 2 नेचुरल नंबर ले, अगर उनका HCF यानी लघुत्तम महत्तम समापवर्ती अगर उनका 1 आ रहा है तो वो कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे जो 2 संख्याएं ले रही है वो
अभाज्य संख्या होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो भाज्य संख्याएं भी हो सकती है, लेकिन उनका महत्तम समावर्ती हमेशा 1 आना चाहिए, तभी वो सहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे अगर मैं 2 और 5 की बात करूं तो 2 और 5 का महत्तम समावर्ती क्या आएगा? 1 ही आएगा। महत्तम समावर्ती क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये जो दोनों संख्याएं गिवन है, अपने को दी हुई है, ये विभाजित हो सके। ठीक है, वो होता है महत्तम समावर्ती। तो ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका अगर महत्तम समावर्ती 1 हो तो वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला पॉइंट है सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सके, यानी 2 से भाज्य सभी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। और इन संख्याओं का जो इकाई का अंक होता है वो या तो 0 होता है, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8। इन पांचों अंकों में से अगर इकाई का अंक कोई हो तो वो संख्या हमेशा क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ओके, अगला पॉइंट है विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, ये जो संख्याएं हैं वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। दशमलव में तो विभाजित हो जाती है, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। अब एक पॉइंट और याद रखना है, जब भी हम दो संख्याओं को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, जैसे मैं 2 सम संख्या ली, इनको जोड़ूंगा तो हमें हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार जब भी 2 विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो भी हमें एक सम संख्या मिलेगी। लेकिन जब हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी। अगला पॉइंट है प्रीमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। इसको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां पे कि q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम प्रीमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 को मैं p बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि 1 के अगर ये अंश होता है, हर होता है, हर में अगर 1 लगा दे तो ये p बाई क्यू के रूप में हो गई, और यहाँ पे q क्या है? 0 नहीं है, तो ये कैसी होगी? प्रीमेय संख्या होगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है और पूर्णांक संख्याएं होती है, ये सारी कैसी होती है? प्रीमेय संख्या होती है। इसी प्रकार जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी होती है, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, ये सारी कैसी हैं? प्रीमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इसमें कुछ नोट है। नोट नंबर 1 है, सभी दशमलव भिन्न वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती की जा सके प्रीमेय संख्याएं होती है। यानी अगर दशमलव भिन्न के रूप में लिखी हुई है और अगर उनके दशमलव के बाद जो अंक हैं उनकी संख्याएं अगर निश्चित हो, यानी उनकी अगर गिनती की जा सके, तो वे सारी संख्याएं कैसी होती है? प्रीमेय संख्याएं होती है। ओके, जैसे 3.217, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्याएं गिनती की जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है 5.6849320614। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में 10 अंक हैं,
तो दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं उनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं कैसी हुई? परिमेय संख्या हुई। ठीक है। सेकंड पॉइंट है अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, अर्थात दशमलव के बाद अगर अंकों की गिनती नहीं की जा सके लेकिन वो अंकों की जो दशमलव के बाद अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तो भी ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी दशमलव के बाद वाले अंक हैं उनकी गिनती नहीं की जा सके, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर उन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उस प्रकार की संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.573 तो यहाँ पे देखो 0.573 की पुनरावृत्ति हो रही है, 573 573 573। तो यहाँ पे 5 7 और 3, इन 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें 3.41414141 इसी प्रकार पुनरावृत्ति हो रही है सोन। तो यहाँ पे 41 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हो रहा है कि जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उन अंकों के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 573 है, उन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? 3.41 के ऊपर बार, 41 खाली 41, क्योंकि 41 ही रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो 41 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ओके। तो ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय कोई भी, जैसे मैं 1/2 और 3/4, ये दो अगर परिमेय संख्या लूँ तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है। तो ये अपने को तीनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला है अपरिमेय संख्याएं या फिर इरेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे नोट अपने को लिखना है कि ऐसी दशमलव भिन्न वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वाले अंक हैं उनकी गिनती नहीं कर सके, यानी उनका कोई निश्चित अंत नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पाई। ओके। तो पाई का मान क्या होता है? 3.14। यहाँ और भी बहुत से अंक आते हैं और ये अंक कभी खत्म नहीं होते। दशमलव के बाद जो अंक है वो उनका कोई निश्चित अंत नहीं होता है पाई के अंदर। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर निश्चित अंत हो तो वो एक परिमेय संख्या हो गई, अगर निश्चित अंत नहीं हो तो वो अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना है, जो दशमलव के बाद वाले अंक हैं वो रिपीट नहीं होते, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अगर रिपीट हो रहे हो तो कैसी हुई? परिमेय संख्या हुई। अगर रिपीट नहीं हो रहे हो तो वो अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में हमने क्या पढ़ा कि अगर दशमलव के बाद जो अंक हैं वो अगर निश्चित हैं, यानी उनकी संख्या की गिनती हम कर सकें, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर दशमलव के बाद वाले अंकों की गिनती नहीं की जा सके लेकिन अगर वो रिपीट हो रहे हो, उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वो संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं वो है ई और पाई। ठीक है। इसी प्रकार अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अपूर्ण वर्ग संख्या जैसे √5,
√7। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं √35, √10, ये सारी संख्याएं कैसी है? अपूर्ण वर्ग है, क्योंकि इनका जो वर्गमूल आएगा वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी सभी संख्याएं अप्रीमेय संख्या होती हैं। थर्ड पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि प्रीमेय संख्या में अगर दो प्रीमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें प्रीमेय संख्या मिलेगी, अगर दो प्रीमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो भी हमें एक प्रीमेय संख्या मिलेगी। लेकिन अगर एक प्रीमेय संख्या है और एक अप्रीमेय संख्या है, उनको अगर हम जोड़ेंगे या फिर उनको आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा हमें अप्रीमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, अगला है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं बनाती है। ओके, अपने को ध्यान में रखना है कि सभी प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं बनाती है, वो सारी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है जोड़ का तत्समक। जोड़ का तत्समक क्या होता है कि किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें वापस वही संख्या मिल जाए। जैसे मैं लेता हूं x, तो हमें x का जोड़ का तत्समक निकालना है, x का जोड़ का तत्समक। तो जोड़ जब भी आए तो हमें इस गिवन संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें वापस x मिल जाए। तो वो क्या होता है? 0, क्योंकि किसी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमें वापस वही संख्या मिल जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी जोड़ का तत्समक पूछे तो वो हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार एक होता है गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक क्या होता है? किसी संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि हमें वापस वही संख्या मिल जाए। जैसे मैं x का गुणा का तत्समक पूछूं तो x को किस संख्या से गुणा करें कि वापस हमें वही संख्या ही मिल जाए। तो अगर हम 1 से गुणा करें तो हमेशा हमें वही संख्या मिल जाती है। यानी किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करें तो हमें वापस वही संख्या मिल जाती है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि गुणा का तत्समक हमेशा 1 होता है और जोड़ का तत्समक हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने संख्यापत्ति और विभिन्न प्रकार की संख्याओं को कौन कौन सी होती है वो देखा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे जो हमने पढ़ा प्रीमेय संख्याएं पढ़ी है कि प्रीमेय संख्याओं में जो अगर दशमलव के बाद अगर अंक निश्चित हो तो उनको हम भिन्न रूप में कैसे लिखें। जैसे 3.217 है, इसको p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। इसी प्रकार जो दशमलव के बाद अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको वापस भिन्न रूप में कैसे लिखें वो हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में जो अगर हमें कोई पूछे कि 5 अप्रीमेय संख्या या 10 दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में अगर हमें पूछ ले कि 10 प्रीमेय संख्याएं बताओ या फिर 20 प्रीमेय संख्या हुई, 50, 100, 1000 जितनी भी प्रीमेय संख्या पूछे तो वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जो चीज़ें मैंने बताई है वो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।